आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है फिंगर मिलेट्स क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हम आपको क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाएंगे रागी, जिसको हम कहते हैं फिंगर मिलेट्स। इसकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। बात करेंगे अगर रागी की, तो रागी को हम क्या कहते हैं, फिंगर मिलेट कहते हैं। एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है जिसको हम श्री अन्न की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोंदो, शावा, ये सारे श्री अन्न की श्रेणी में रखे गए हैं। ये सारे मिलेट्स जो है वो श्री अन्न की, इनकी पोषणी, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पे इन्हें श्री अन्न की श्रेणी में रखा गया है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो इल्यूसिन कोराकोना होता है। ठीक है, इल्यूसिन कोराकोना। भारत में यह प्रमुख रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर जो है इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, रागी पोषण की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पोषण की दृष्टिकोण से रागी का बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं जो कि पोषण की दृष्टिकोण से मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खास करके जो मधुमेह रोगी होते हैं, जो आपके शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये सारे बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है, इसीलिए इसे जलवायु परिवर्तन के दौर में महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब कि रेनफेड एरियाज है जो जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर इसकी खेती अच्छे रूप से की जा सकती है। ठीक है, जलवायु की बात करें तो रागी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वो उपयुक्त होती है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा जो होती है 500 से 1000 mm होती है। ठीक है, वर्षा जो है वो 500 से 1000 mm जो है वो होती है, वहां पर इसकी खेती जो है वो की जाती है। अंकुरण के लिए 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। ठीक है, इसके जर्मिनेशन के लिए 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। ठीक है, और भी माना जाता है फसल सूखा सहन करने की क्षमता जो रखती है, मतलब कि सूखा सहन करने की क्षमता इसके अंदर अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन फूल आने एवं दाना भरने के समय पर्याप्त नमी जो है वो इसमें आवश्यक होती है। मतलब कि इसकी जो CRI स्टेज होती है, क्रांतिक अवस्था होती है, वो फूल आते समय और दाना भरते समय इसमें नमी की कमी अगर होती है तो उत्पादन जो होता है वो घट जाता है। तो उस समय इसमें नमी यानी कि होनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। लैंड एंड फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, भूमि एवं खेत की तैयारी की अगर बात की जाए तो रागी सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है और अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा इसके लिए सर्वोत्तम होती है, जिसका pH 5.5 से 7.5 होना चाहिए। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। इसके बाद 2-3 बार जो है वो देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद क्या करना चाहिए, एक पाटा लगा देना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित जो है वो व्यवस्था करना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम खेत का होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो कुछ उन्नतशील किस्में हैं, जैसे कि फॉर इरिगेटेड लैंड की, सिंचित क्षेत्रों के लिए कुछ उन्नतशील किस्में हैं, जैसे GPU 28, GPU 48, VL 149, VL 352, CO 15, PR 202, ये सारी इसकी महत्वपूर्ण जो है वो प्रजातियां हैं। इसके अलावा वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए फॉर रेनफेड एग्री एरियाज के लिए क्या है, GPU 67 है, GPU 45 और VR 708, ये सारी इसकी प्रजातियां जो है वो मुख्य रूप से हैं। ठीक है, तो ये प्रजातियां जो है वो इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड के लिए दोनों हैं, याद रखिएगा ये सब।
HR 911 ये भी नॉन इरिगेटेड के लिए है, KMR 301 ये भी है। तो इनकी उपज जो है वो लगभग कितनी होती है, 25 से 40 कुंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर होती है नॉन इरिगेटेड एरियाज में। ठीक है, बुआई का समय की बात की जाए, टाइम ऑफ सोइंग की, तो जून से लेकर के जुलाई का महीना इसकी बुआई के लिए उचित होता है। दक्षिण भारत में सितंबर से लेकर अक्टूबर में जो है वो ये बोई जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मई से जून का महीना है। इसमें बीज की मात्रा की बात करें, सीड की जो है, तो सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम, ठीक है, जो है सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम, और रोपाई के लिए जो है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो सीधी बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम और रोपाई के लिए जो है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार की बात की जाए तो बीज को रोगों से बचाने के लिए उन्हें सीड ट्रीटमेंट जो है वो बीज उपचारित किया जाता है, जैसे कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। ठीक है, कार्बेंडाजिम 2 किलोग्राम प्रति कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से जो है वो बीजों को शोधित करना चाहिए। इसके अलावा थायरम हो गया 3 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से थायरम या कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक बीज से कैसे, से ट्राइकोगर्मा 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की, मतलब ट्राइकोगर्मा जो है वो 10 किलोग्राम बीज में, ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो है वो 10 ग्राम जो है वो प्रति किलोग्राम बीज से शोधित करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बीज को शोधित करने से मृदा जनित और बीज जनित जो है वो सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न जो डिजीज होते हैं उनसे फसल को बचाया जा सकता है। बुआई की विधि की बात की जाए, ठीक है, बुआई के मेथड की बात की जाए तो जैसे कि ब्रॉड कास्टिंग सोइंग है। ठीक है, इस विधि में बीज खेत में समान रूप से बिखेर दिए जाते हैं। कैसे किया जाता है, बीज को समान रूप से जो है वो बिखेर दिया जाता है। कतारों की बुआई सोइंग इन द रोज में, तो कतार से कतार की दूरी 22 से 30 सेंटीमीटर, पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड की बात की जाए तो 20 से 25 दिन की पौध जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, 20 से 25 दिन की पौध तैयार की जाती है, जिसे हम 30 गुणे 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो है उसकी रोपाई करते हैं। इस प्रकार से जो है वो ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। खाद एवं उर्वरक के प्रबंधन की बात की जाए तो खेत की अंतिम जुताई के समय जो है वो खेत की अंतिम जुताई के टाइम पे हमें लगभग 8 से 10 टन गोबर जो है वो की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर डाला चाहिए। ठीक है, लास्ट जब जुताई करते हैं तो 8 से 10 टन जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो होता है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक देने की विधि की बात की जाए, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन की बात करें तो पूरी फास्फोरस जो है वो एवं पोटास आधी नाइट्रोजन बुआई के समय देना चाहिए। ठीक है, पूरी फास्फोरस की मात्रा एवं पोटास तथा आधी नाइट्रोजन बुआई के समय जो है वो प्रयोग करना चाहिए, एवं शेष नाइट्रोजन जो है वो 25 से 30 किलोग्राम टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो है वो दिया जाता है। इस प्रकार से फर्टिलाइजर्स का इसमें अप्लाई करना चाहिए। इरिगेशन मैनेजमेंट की जाए तो वर्षा पर्याप्त हो तो सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है। सिंचित फसल में 4 से 5 जो है वो सिंचाई, अगर इरिगेटेड की सिंचाई की कम होती है तो सिंचित दशा में 4 से 5 सिंचाइयाँ जो है वो इसके लिए पर्याप्त होती हैं। ठीक है, मुख्य सिंचाई की अवस्थाएं क्या है, जैसे कि अंकुरण की अवस्था है, टिलरिंग स्टेज है, बालियां निकलना और फूल आना और दाना भरना, ये सारी जो है वो इसकी महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जब जो है सिंचाई की जाती है। जल भराव से बचा जाता है, हालांकि खेत में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, बरसात का पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए। ठीक है, जल भराव होने पर जो है वो फसल खराब हो जाती है। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन की बात की जाए, पहली सिंचाई जो है वो 20 से 25 दिन में करना चाहिए। पहली सिंचाई कितने दिन में, 25 से 30 दिन में, 20 से 25 दिन में के बाद करना चाहिए। और दूसरी जो है वो निराई जो है वो 40 वीडिंग की बात की जाए, ठीक है, अगर वीडिंग की बात करें तो पहली जो है वीडिंग कब करना चाहिए, 20 से 25 दिन में, और दूसरी कब करना चाहिए, आपको 40 से 45 दिनों में करना चाहिए।
केमिकल कंट्रोल की बात करें तो प्री इमरजेंस पेंडिमेथालिन 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व जो है वो प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण से क्या होता है, 20 से 30% तक वृद्धि जो होती है वो हो सकती है। ठीक है, किस प्रकार से केमिकल कंट्रोल जो है वो किया जाता है। डिजीज एंड देयर कंट्रोल की बात करें जैसे कि ब्लास्ट रोग हो गया, इसके लक्षण क्या है, पत्तियों में बालू पर क्या होते हैं, भूरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता होने पर 10 से 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो डिजीज कंट्रोल करना चाहिए। लीफ ब्लाइट डिजीज की बात करें तो पत्तियां सूखने लगती हैं, क्या करती हैं, पत्तियां जो है वो सूखने लगती हैं और इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इसके प्रमुख कीट एवं नियंत्रण की बात करें, कुछ प्रमुख कीट इंसेक्ट पेस्ट है जिसके कंट्रोल की बात की जाए जैसे स्टेम बोरर, ठीक है, तना छेदक कीट है। तना छेदक जो है वो क्या करता है, प्रभावी पौधे को नष्ट कर देना चाहिए। तना छेदक जो क्या करता है कि ये जो है स्टेम में ये जो है जो फसल है उसके तनों में प्रवेश करके उसको खोखला कर देता है जिससे कि डेड हार्ट नामक डिजीज जो है वो हो जाता है। इस प्रकार से तो इसके आवश्यक जो है वो जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक को इसके लिए प्रयोग करना चाहिए। जिससे इसमें कटवर्म का भी प्रकोप होता है तो खेत की गहरी जुताई करना चाहिए, शाम के समय उसकी निगरानी रखना चाहिए और निश्चित समय पे जो है उसके तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए। आईपीएम की बात करें इसमें, ठीक है, समेकित कीट प्रबंधन की बात की जाए, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें प्रमाणित बीज का हमेशा उपयोग करना चाहिए और बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। फसल चक्र बनाने मतलब कि आईपीएम टेक्निक्स की बात की जाए तो हमेशा जो है वो फसल को बुआई के पहले जो है वो इसका सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार करके ही फसल को बोना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फसल अच्छा क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए जिससे कि जैसे बार बार आप रागी ले रहे हैं उस फसल में तो कुछ कीट है, रोग है, उसका प्रकोप बार बार होता है तो एक साथ क्या करिए, एक वर्ष उसमें रागी ना लेकर के अन्य कोई फसल ले लीजिए जिससे कि उस फसल के कीट और रोग जो है वो खत्म हो जाएं। तो इस प्रकार से एक अच्छा क्रॉप रोटेशन चेंज करना चाहिए। खेत और खरपतवार, तो खेत को तमाम प्रकार के जो अवांछनीय खरपतवार है उससे मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, संतुलित उर्वरकों का मतलब कि उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कम मतलब कि संतुलित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग करने से क्या होता है कि कीट एवं रोगों का प्रकोप खेत में ज़्यादा होता है। रोगग्रस्त जो पौधे हैं उनको निकाल करके क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जो रोगग्रसित पौधे हैं उनको निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए। कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का केवल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कीटनाशकों का और जो है फफूंदनाशकों का केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की बात करें तो लगभग 80 से 85% बालियां पक जाएं तब कटाई करना चाहिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए क्या है कि लगभग 80 से 85% बालियां पक जाएं तब कटाई करना चाहिए। कटाई जो है वो दरांती से की जानी चाहिए। ठीक है, हैंड से जो है वो दरांती से की जानी चाहिए। 3 से 4 दिन धूप में उसे जो है वो सुखाने के बाद ही उसकी मड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, दानों को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, सुखा लेना चाहिए जिससे कि उसमें 10 से 12% नमी रह जाए, तभी उसको भंडारित करना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो है वो ये सब बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद भंडारण की प्रक्रिया, जब दानों में नमी जो है वो 10 से 12% हो जाए तब उसको भंडारण करना चाहिए। जहां पर हम भंडारित करते हैं अनाज को वहां पर किसी प्रकार के चूहों के बिल वगैरह वो नहीं होने चाहिए। क्रैक एंड क्रेविसेस पूरी तरह ढके होना चाहिए और हो सके तो जो है वो आधुनिक विधि का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि स्टील के ड्रम का, पूसा बिन का भंडारण के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगर हम जो है जूट के बोरों में अनाज को जो है भंडारित कर रहे हैं तो उसको जूट के बोरों में भर करके जो है वो भूसे के अंदर लगभग दीवार से 1 मीटर छोड़ करके ही रखना चाहिए जिससे कि उसमें नमी का प्रकोप ना होने पाए। तो भंडारण के लिए ये सब बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि फसल को कीटों से एवं बीमारियों से, रोगों से बचाया जा सके। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से भंडारण की टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। उपज की बात की जाए तो वर्षाधारित खेती के लिए 18 से 25 कुंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, और मतलब कि जो रेनफेड एरियाज है वहां पर रागी का उत्पादन 18 से 25 कुंटल, और सिंचित क्षेत्र के लिए जो है वो 30 से 40 जो है वो कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो उत्पादन इसका प्राप्त होता है। अगर न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो रागी को सुपर फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रागी को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसकी पोषणीय मान बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें काफी ज्यादा होती है। इसमें लगभग 7 से 8% प्रोटीन, 65 से 72% कार्बोहाइड्रेट, 3 से 4% फाइबर, आवश्यक खनिज तत्व कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए उनका एक अच्छा आहार होता है। इससे आटा, दलिया, बिस्किट, कुकीज, माल्ट, पेय पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद जो है वो बनाए जाते हैं। इनकी बाजार मूल्य भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है बाजार में, जिससे किसानों को अच्छा जो है वो लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार की खेती करना चाहिए, जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आय होती है और उस पर लागत भी कम होती है। इसीलिए हमारी जो है गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। ठीक है, क्योंकि मिलेट्स क्या है, पोषणीय दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों उनका महत्व है, और दोनों तरीके से किसानों को अच्छा मूल्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हमने आपको पढ़ा दिया रागी। ठीक है, तो इसके बारे में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, आरबीएस महाविद्यालय से, वहां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।